बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हसन नेगरी और आप देख रहे हैं हमारा दलतश नेगर जी भी नाज़रीन कराम दलतश नेगर दलतश कोशिश दलतश कोशिश है दलतश की ड्राइंग प्रोग्राम के तहत जो मेहमान आज हमारा प्रोग्राम में शामिल है, उस मेहमान का तारीफ को मोहताज नहीं। वो गिगी बल्तान की दो तारीख़ी रियासत में से एक तारीख़ी रियासत नेगर का तारीख़ी बुक्स किताब को दुनिया को सब दिखाने के लिए नेगर की तारीख़ को छाप करने में आप कामयाब रहे और मुसन्निफ़ रहे। और जनाब इस्माइल तहसीन साहब और आज हमारा प्रोग्राम में शामिल है। तो आइए नाज़रीन, हम जनाब इस्माइल तहसीन साहब से तारीख़ पैदाइश से लेकर अभी तक जो मसरूफ़ियात रही है और तारीख़ के बारे में हम जनाब तहसीन साहब से ज़रिए ख़यालात आप लोगों को नज़र करेंगे। सबसे पहले तहसीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुनोगो मसरूफ़ियात से आज हमें दलतश नेगर की नाज़रीन को अपने ख़यालात से आगाह करने के लिए टाइम दे दिया। और आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अपनी निचली पैदाइश से लेकर और तारीख़ नेगर लिखने से ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलतश नेगर दलतश टीवी का मैं निहायत ममनून हूँ कि आप लोगों ने आज इस सिलसिले में कि हमें तारीख़ी बातें सुनने और करने के लिए आप लोगों ने हमें मौका दिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये कोई इतना लंबा या कोई पेचीदा मेरी ज़िंदगी नहीं है। अलबत्ता मैं तकरीबन इस गवर्नमेंट हाई स्कूल छलत में दूसरी यानी दस्ते का यानी तलबा के दूसरे दस्ता में शामिल होता हूँ मैं, क्योंकि पहला जो उनका ग्रुप था वो 56, 57 या 53 में इमाम बारगाह छलत पाइन से स्कूल शुरू हुआ था। और इसमें मैंने 1961 के आखिरी दिनों में मैंने स्कूल में दाखिला लिया और 62 के बाद मैं रेगुलर स्कूल का तालिब इल्म रहा हूँ। और मेरे घराना यूँ तो कोई लिखा पढ़ा घराना तो उस ज़माने में यहाँ तालीम थी नहीं। समझ लगे सब पूरा का पूरा माशरा अनपढ़ था। अलबत्ता सियासी तौर पर जनाब अली मेरे घराने का बहुत ही रोल रहा है। नाना और दादा जो मेरे थे न यहाँ के नंबरदार थे और उसके साथ साथ घर में हमारे बरादरी में जनाब अली ओहदा रहा। स्टेट नगर करते दरतू में से हम रहे हैं, लेकिन तालीमी एतबार से मैं पहला तालिब इल्म रहा हूँ स्कूल का। तो बस उसके बाद जनाब अली मैट्रिक तक बल्कि मिडिल तक मैंने तालीम जो है 9 पास करने के हद तक गवर्नमेंट हाई स्कूल छल से ही आबाई गाँव से मैंने तालीम हासिल की। और उसके साथ मैं यहाँ से फर्दर तालीम के लिए मैं कराची गया और सिंध में रज़ा मेमोरियल हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया 1976 में 75 में। तो उसके बाद जनाब अली 1980 तक मैं कराची में कॉलेज में रहा और वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद बीए की तालीम के लिए मैंने दाखिला लिया, लेकिन बीए कंप्लीट किए बगैर मैं यहाँ आया, क्योंकि घरेलू हालात कुछ इस किस्म के थे कि मैं फर्दर तालीम को जारी नहीं रख सका और टीचिंग से वापस रहा। और यहाँ दीगर भी मैंने मुलाजमतें की है, लेकिन अहम जो शोबा था वो मेरा दरस तदरीस था। दरस तदरीस से मैं मुसलक रहा। 1982 में मैं टीचिंग के पेशे से मुसलक रहा और उसके बाद फिर मैं सरकारी मुलाजिम रहा हूँ और यही 2017 तक मैं इस इदारे से वाबस्ता रहा हूँ। उस दौरान मुझे ये कुछ दोस्तों ने तरगीब दिया कि मैं कुछ मज़ामीन किसी मजल्ले के लिए लिखूं, क्योंकि दोस्तों को ये पता था कि मैं हिस्ट्री से कुछ दिलचस्पी रखता हूं। इसलिए उन्होंने मुझसे ये तकाज़ा किया कि वो माहवार ये कोई आर्टिकल्स लिखे ताकि हम उसमें शाया करें। जैसे कि नाज़रीन कराम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहले जिक्र कर चुका हूँ तारीख़ नेगर के बारे में। तारीख़ नेगर के लिखने के शौक़ सर आपको कैसा हुआ और इसको मतलब करने में आपको
کیا کیا دشواری پیش آئے؟ حالانکہ نگر میں آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی ایسی لائبریری ٹائپ کی کچھ تھی، نہ لوگ کوئی زیادہ تعلیم سے رجحان تھی، کچھ بھی چیز نہیں تھا، تو اس مصروفیات میں رہتے ہوئے آپ نے وہ کتاب کو مطلب دینے میں آپ کو کیا کیا مشکل ہے؟ بہت عمدہ سوال محترم کی نگر میں ہی نہیں گلگت لیول پر بھی اس طرح یہاں ایسی کوئی سہولیات نہیں ہے کہ ہم وہاں سے استفادہ کر سکیں تاریخ کے لیے. البتہ دو چیزوں نے مجھے تاریخ لکھنے اور تاریخ سے دلچسپی کا دو چیزوں نے میرے اندر دلچسپی پیدا کی ہے. اچھا ایک میرے چھوٹے نانا تھے اچھا اور دوسرا میرا اپنا گھرانہ، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نگر کی سیاست سے قریب بہت ہی قریب ہمارا تعلق رہا ہے. اس وجہ سے کہ میرے نانا انتہائی داستان گو سمجھ لو، اس زمانے کا مورخ سمجھ لو، وہ زبانی یہ تاریخ نگر اور دیگر قبائل کے اور دیگر داستانوں کے حد تک بہت عمدہ اور ماہر داستان گو تھے. وہ اکثر ہم جب چھوٹے تھے تو یہ کہانیاں سنا کے لوگ کہانیوں سے شروع کر کے جناب علی ہمیں کسر کے نمس تک اور جناب علی رستم و سہراب کی کہانیاں اور جناب اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری، اس میں بہت ساری تو جی یہ میر امن دہلوی کی باغ و بہار کی کتاب کچھ اس طرح کہانیاں تھیں، دلچسپ کہانیاں وہ سناتے تھے. تو وہ مقامی سطح پر بھی جنگیر لے کے قصے ہمیں سنایا کرتے تھے، چونکہ آپ کو دیکھا حال تھا. تو اس طرح ایک بچپن میں ان کی کہانیاں سن کے مجھے تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو گئی. دوسرا یہ کہ میرا اپنا گھرانہ جو ہے ہماری چھوٹی عمر میں ہی کہ نگر کے اندر ایک انقلاب سا شروع ہوا، نگر اسٹیٹ، اور اس کے اندر کچھ متحرک سیاسی اختلافات شروع ہو گئے. اس میں میرا گھر کا جو ہے گھرانے کا بہت سارا کردار رہا. اس کے بعد اس سے تاریخ سے دلچسپی ہوئی اور میں چونکہ آگے تعلیم تو میں حاصل نہیں کر سکا، اس تشنگی کو بجھانے کے لیے میں نے لائبریریاں چھاننی شروع کی. جس لائبریری میں جو کتاب مجھے ملی، جو بازار پہ مجھے جو اچھی کتاب نظر آ گئی، میں نے خریدنا شروع کیا. جو میرے بس میں تھی خرید کے میں نے پڑھنا شروع کیا. چونکہ ایک عنصر مجھ میں شعر و شاعری کا بھی تھا، اردو ادب سے تعلق تھا، اس نسبت سے بھی تھوڑا بہت مجھے اس سے تعلق تھی. تو ہوتے ہوتے میں تاریخ اسٹڈی کرنے لگا. تقریباً باضابطہ تاریخ اسٹڈی تو میں تو 88 کے بعد میں نے شروع کیا تھا. اس سے پہلے تو روایتی تھی. 88 کے بعد مجھے لائبریریاں ہی چھاننی پڑی تقریباً گلگت کی ارد گرد کی. جہاں جہاں مجھے کتاب نہیں ملی وہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اور پھر لوگوں سے سینئر سے، جیسے آغا یحییٰ شاہ صاحب تھے گلگت میں، بہت سارے میرے سینئرس تھے، ان سے میری ہمیشہ ان چیزوں پر گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو ہوتے ہوتے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مجلے کے لیے مجھے ہائر کیا گیا جناب علی. اگرچہ اخبار میں آرٹیکل تو میں 1990 سے لکھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب علی تاریخی اس میں نگر میں جو ایک ہماری انجمن تھی، اب بھی ہے، انجمن فکر و سخن. تو انہوں نے ایک مجلہ شائع کر کے منتھلی یہ مجھ سے آرٹیکل لکھوا کے تیار کرنے کے لیے کہا. تو میں نے اس دلچسپی کے تحت تاریخ نگر پر میں نے بہت ساری مضامین مرتب کیے، لکھے. تو لیکن مجلہ شائع نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یا تو معاشی کچھ مسائل تھے یا اس سے دلچسپی کم ہو گئی ہماری کچھ احباب کی. تو اس کے بعد میں نے خیر چونکہ میں نے اسٹڈی اور کیا کہتے ہیں لکھنا تو مضامین شروع کیا تھا، کرتے کرتے میرے پاس بہت سارے مضامین تو جمع ہوئے مگر مجلہ شائع نہیں ہوا. آخر میں ہماری ایک عادت ہے، جو چیز آگے نہیں چلتی ہے وہ میں پھر پھاڑ کے پھینکتا ہوں. تو ایک دن میں نے ذکر کیا کسی دوست سے کہ اتنے سارے تو ہوئے لیکن آپ لوگوں نے اس میں مجلہ شائع نہیں ہوا. تو لہٰذا میں اپنی جو محنت ہے وہ خواہ مخواہ کر کیا کروں، میں پھاڑ دیتا ہوں، جلاتا ہوں. تو کسی ایک دوست نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اتنا سارا آپ نے محنت کیا، اس کو کتابی شکل دے دو. میں نے کہا ہر کتاب کیسے کروں جب کہ اس کے اندر جو بھی میں نے مضامین لکھے ہیں وہ الگ الگ اس پہ ہے، عنوان کے تحت ہے. تو کتابی شکل کے لیے ایک تسلسل ہے اور مجھے تجربہ بھی نہیں ہے.
बहरहाल मादरत के साथ फिर मैंने उनकी बात मानी मुख्तसरन, फिर मैंने किताबी शक्ल देना शुरू किया। तो इब्तदाई थी ज़माना था, यहाँ भी सहूलत कुछ नहीं थी किताब लिखने और लिखाने के लिए या उसको मुरतब करने के लिए। बहरहाल मैंने अपने किसी जूनियर अजीज़ से कह कर, उन्होंने उस ज़माने में छोटा सा कंप्यूटर था, उस पर उन्होंने ये रोज़ाना जो मैंने लिखा था डेली बेस पर जनाब अली 2-3 मज़ामीन उसमें वो लिखता गया, उसको किताबी शक्ल दे दिया। और उसके बाद ज़बानी भी मैंने लोगों से तारीख़ के मुतालिक, वाक़यात के मुतालिक छानबीन करना शुरू किया। तो लोगों ने मुझे बड़ा डिसहार्ट किया, क्योंकि पागल हो चुके हो, इस ज़माने में आप इस किस्म की बातें ढूंढ रहे हो, हज़ारों साल पुरानी बातें और रवायात, कल्चर और दीगर चीज़ों पर आप बात करते हैं, ये कौन आप दीवानगी की बातें करते हैं। बहुत सुने इस तरह की बात की और मैं थोड़ा बहुत हाँ। तो बहरहाल एक चीज़ होते होते मैंने यहाँ तक पहुँचाया था, मेहनत की थी। उस ज़माने में मीर अफनगर भी थे, आगा शाह साहब भी थे, हमारे बड़े लोगों में से वही थे तारीख़ी लिहाज से, चूँकि वो एक मुफक्किर और मुदब्बिर थे। तो जनाब अली मैंने यहिया साहब से भी रब्ता किया और उसके पहले जनाब अली मीर अफनगर थे, चूँकि दोनों के बाहम एक ज़माने में इख्तलाफात और यहाँ तहरीकें चली थी। सर आपका ये किताब का आपने जिक्र किया, तो इस तारीख़ नगर की सैयद यहिया शाह साहब का किताब के एडिशन की बात की है या पहले थी? तारीख़ के लिहाज से, तारीख़ी किताब के लिहाज से 2002 में मैंने ये किताब शाये की है। अच्छा। सितंबर 2002 की मेरी किताब शाये हुई थी और मेरे ख़्याल में आगा साहब का 2006 में ये उनकी बुरुश कबाइल के हाँ एडिशन उनकी पहली बड़ी एडिशन आई है। लेकिन वो अलबत्ता वो बुरशाल नामी किसी रसाले के लिए एक रेसिपी के तहत लिखते रहे हैं। सही ठीक है। वो सर तहसीन साहब, आपका पहला एडिशन शाये होने के बाद अच्छा खासा काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, क्या वजह थी कि दूसरा एडिशन मंजर आम पर अभी तक नहीं आ सका? क्या रियासत नगर की इतनी मुख्तसरन स्टोरी थी या कोई और वजूहात हुई जिसकी वजह से आपने दोबारा एडिशन शाये नहीं किया? सर बहुत उम्दा सवाल है आपका। तो जनाब बात इस तरह है कि किताब दूसरी इसी एडिशन को रिवाइज़ भी मैंने किया था। इस एडिशन में चूँकि मैंने कहा कि इसके मुतालिक अगर बात हो गई तो बहुत लंबे हम दूर निकल जाएंगे, टाइम भी नहीं होगा। क्योंकि इस किताब के लिखने के बाद मैंने मीर अफनगर से इसके जो कुछ मैंने लिखा वाक़यात के मुतालिक, तो कुछ हक़ाइक़ थे मैंने जो उसके सामने रखा। तो उन्होंने, आज मैं पहली बार कह रहा हूँ कि चूँकि उन्होंने मुझ पर हुज्जत कराया था कि चूँकि मैं उम्र रसदा हूँ, रियासत चलाने में मुझसे गलतियाँ भी हुई हैं, कोताहियाँ होती है और इक़्तिदार जो है हाँ इक़्तिदार भी बुरी चीज़ होती है। क्योंकि इक़्तिदार के लिए हम अपने घराने में, मैं अपने चाचाओं से, दीगर रिश्तेदारों से मैं फिर वो हम दस्त गिरबान रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें हुई हैं, फिर मेरे तरफ से उसकी तादीबी कार्रवाइयाँ हुई हैं। लिहाजा किसी को बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को शाया करेंगे तो मेरे तो आखिरी अयाम है, उसके बाद तो फिर मेरे कब्र पर कोई फातिहा के लिए भी नहीं आएगा। आप मुझसे वादा करें कि ये जो कुछ आपने ये जो दस्तावेज़ात के साथ आपने जो हिस्सा रखा है ये आप उठाएं और मेरे मरने के बाद आप इसको शाया करें। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये वादा किया था।